नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वन कंपार्टमेंट होता है, इसमें कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ग्रेफाइट रोड रहता है, पीटी वायर रहता है इलेक्ट्रोड के लिए, एंड प्लेटिनम वायर रहता है, ग्रेफाइट रोड वगैरह होता है। ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में याद रखना, एनोड जो होता है ये पॉजिटिव होता है एंड कैथोड निगेटिव होता है। एंड गैल्वेनिक सेल में हम देखे थे एनोड निगेटिव होता है एंड कैथोड पॉजिटिव होता है। एंड गैल्वेनिक सेल में मैं बताई हुई थी कि कैथोड एंड एनोड को मैं कैसे याद रखी थी। तो एनोड जब आता है तो मैं एनोड को याद रखी थी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, मतलब कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एंटी जो होता है ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो एनोड को मैं निगेटिव मान ली थी। एंड एनोड है तो एनोड में हो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। तो एयर में जो रहता है वो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन में O2 प्रेजेंट रहता है। एंड तो हम यहाँ पे देख सकते हैं A4 एनोड एंड O से ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो ये सब तो हो गया गैल्वेनिक सेल के लिए। अब वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए लिखे तो इसमें एनोड जो होता है ये पॉजिटिव होता है एंड कैथोड जो होता है ये निगेटिव होता है। बाकी बात सब सेम ही रहता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं तो इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। रहेगा तो वाटर में होता है H+ एंड OH-। फोटो ही ब्लर आ रहा है। तो देखो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है एक्वस NaCl सॉल्यूशन का। तो NaCl में क्या होगा, कैटाइन में Na+Cl- और एक्वस में क्या होता है वाटर। तो वाटर में क्या होगा, ये कैसे ब्रेक करेगा H+ एंड OH- में। तो पहले अगर हम कैटाइन लिखे तो कैटाइन में आ जाएगा Na+ एंड H+। फिर हम एनायन लिखेंगे तो एनायन में आ जाएगा Cl- एंड OH-। तो अब हमें सेल रिएक्शन लिखना है तो हमें पता करना पड़ेगा कि किस में ऑक्सीडेशन होगा एंड किस में रिडक्शन होगा। तो कैटाइन में तो होता है रिडक्शन, एंड रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड में। एंड एनायन में होता है ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड में। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो H के ऊपर है सोडियम एंड नीचे है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे रिडक्शन होगा। एंड एनाइन में देखें क्लोरीन एंड OH है, कहीं पे भी क्लोरीन OH- दिया गया है, मतलब कहीं पे भी हेलोजन ग्रुप दिया गया है एंड OH- दिया गया है, तो ऑक्सीडेशन होगा हेलोजन में। अगर हेलोजन की जगह कोई अदर ग्रुप दिया गया है तो रिडक्शन होगा OH- में। सिंपल हमें याद रखना है। तो इधर से H+ के लिए रिडक्शन के लिए लेंगे एंड इधर से ऑक्सीडेशन के लिए Cl- को लेंगे। तो अब इसको लिखे तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन बराबर H2। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया है। तो ये कैटाइन के लिए था। अब एनाइन के लिए लिखे तो यहाँ पे OH- की जगह Cl- लेंगे क्योंकि हेलोजन ग्रुप यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा। तो Cl- में हमें ऑक्सीडेशन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2Cl- Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो देख सकते हैं ये माइनस से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है। अब इसको लिखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2H+ 2Cl- H2 + Cl2। ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है ये आया है कैटाइन से, एंड कैटाइन जो होता है वहाँ पे रिडक्शन होता है। एंड ये वाला जो आया है ये एनाइन से आया है, एंड एनाइन में ऑक्सीडेशन होता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन कहाँ पे रिलीज़ होता है, कैथोड पे या फिर एनोड पे। तो हाइड्रोजन देख सकते हैं कैटाइन में है एंड रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन जो रिलीज़ होगा वो कैथोड पे रिलीज़ होगा, एंड क्लोरीन जो रिलीज़ हो जाएगा ये एनाइन वाला है, तो एनाइन में ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि ये रिलीज़ हो जाएगा एनोड पे। तो वही यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं एक्वस NaCl सॉल्यूशन का, तो फर्स्ट स्टेप में हमें लिखना रहता है कैटाइन एंड एनाइन।
तो यहाँ पे कैटाइन जो हो जाएगा वो Na+ आ जाएगा NaCl से, एंड वाटर से H+ आ जाएगा। एनाइन में NaCl से Cl- आ जाएगा एंड वाटर से OH- आ जाएगा। तो कैटाइन जो होता है वहाँ पे रिडक्शन होता है एंड रिडक्शन कैथोड पे होता है। एनाइन जो होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। तो वही हम इसमें सेल रिएक्शन लिखेंगे तो Na ऊपर है एंड H+ नीचे है, तो इसका रिडक्शन होगा। तो हम देख सकते हैं 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन H2 एंड OH- एंड Cl- में डोमिनेंट हेलोजन ग्रुप कर जाता है। अगर यहीं पे हेलोजन ग्रुप के अलावा कोई अदर ग्रुप रहता तो डोमिनेंट OH- कर जाता, तो OH- का ऑक्सीडेशन होगा, बट यहाँ पे हेलोजन है तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2Cl- Cl2 निगेटिव से पॉजिटिव में आ गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए हम सेल रिएक्शन लिखे तो ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा एंड ये 2H+, 2Cl- H2 + Cl2 हो गया। एंड इसमें हमसे सिंपल पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन कैथोड पे रिलीज होता है या फिर एनोड पे। तो हाइड्रोजन कैथोड पे होता है, क्योंकि हाइड्रोजन देख सकते हैं कैटाइन में है एंड कैटाइन में क्या होता है, रिडक्शन होता है एंड रिडक्शन कैथोड पे होता है। एंड फिर क्लोरीन जो होगा ये एनोड पे होगा, क्योंकि क्लोरीन जो आता है ये एनाइन में आता है एंड एनाइन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एंड ऑक्सीडेशन किधर होता है, एनोड पे होता है। तो देखो 4OH- का अगर हमें ऑक्सीडेशन लिखना हो तो ये कुछ इस टाइप से लिखाएगा O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हमें हेलोजन का ऑक्सीडेशन करना है तो ये कुछ इस टाइप से होगा X2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हमें हाइड्रोजन का रिडक्शन लिखना है तो ये कुछ हो जाएगा 2H + 2 इलेक्ट्रॉन बराबर H2। तो ये तीनों को याद रखना क्योंकि इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कंसंट्रेशन इसका सेम रहेगा या फिर चेंज होगा। देखो सिंपल सा मतलब ये है कि Na2SO4 जो है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए बोला गया है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम सबसे पहले कैटाइन लिखते हैं फिर एनाइन लिखते हैं। तो कैटाइन में आ जाएगा यहाँ से Na+ एंड वाटर से आ जाएगा H+। एनाइन में यहाँ से आ जाएगा SO4- एंड वाटर से आ जाएगा OH-। तो कैटाइन में देखें तो कैटाइन में होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। तो रिडक्शन हम देखें Na+ एंड H+ में से, तो H+ जो है वो Na+ ऊपर है एंड H+ नीचे है, तो इसका रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा। फिर है SO4- OH-। तो हम देखे थे हेलोजन है एंड फिर OH- है, तो ये दोनों है तो डोमिनेंट ये कट जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए। अगर इसके अलावा कोई भी अनोदर ग्रुप प्रेजेंट है तो OH- डोमिनेंट कर जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा OH- का। तो मतलब कि यहाँ पे कैटाइन में H+ पार्टिसिपेट कर रहा है एंड एनाइन में OH- पार्टिसिपेट कर रहा है। Na+ एंड SO4- पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है रिएक्शन में, तो कंसंट्रेशन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट है फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्राडे लॉ के द्वारा बताया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ जो फ्राडे लॉ का है ये सिंपल है, मास डिपॉजिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज का होता है एंड मास डिपॉजिट को यहाँ W से लिखते हैं एंड चार्ज जो होता है ये I/T होता है। तो W एंड यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो Z आ जाएगा एंड ये Q हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा गया है Z जो होता है ये इक्विवेलेंट वेट बाय 96,500 होता है एंड Q जो होता है ये I/T होता है एंड इक्विवेलेंट वेट को लिख सकते हैं मोलर मास बाय n फैक्टर, बट ये फॉर्मूला को हम यूज़ नहीं करते हैं। बट देखो फ्राडे का जो फर्स्ट लॉ है इसमें मास डिपॉजिट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का एंड मास को डिनोट किया गया है W से एंड ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा Z एंड ये हो गया Q। Z को हम लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट बाय 96,500 एंड Q को लिखते हैं I/T। तो अब हम इसको अच्छा से लिखेंगे तो W हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट बाय 96,500 I/T एंड ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है इसको लिखते हैं मोलर मास बाय n फैक्टर। तो फर्स्ट लॉ के लिए मैं ये फॉर्मूला का यूज़ करती ही नहीं हूँ, मैं सिंपल यूज़ करती हूँ मोल इंटू n फैक्टर बराबर Q/1F। तो 1 फराडे की जगह 96,500 कूलम्ब लिख सकते हैं।
तो वही ये फॉर्मूला दिया गया है फैराडे फर्स्ट लॉ का। तो ये PYQ है 63 एंड 64 क्वेश्चन में एग्जैक्ट यही पूछा गया है। नंबर ऑफ मोल डिपॉजिट इनटू n फैक्टर बराबर Q बाय 96,500 कूलम 1 फैराडे बराबर होता है। तो हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखो क्वेश्चन में सिर्फ डाटा देखना रहता है। तो ये CuSO4 दिया गया है, टाइम 10 मिनट दिया गया है एंड करंट 1.5 एम्पेयर दिया गया है एंड यहाँ पे पूछा गया है कि मास डिपॉजिट कितना होगा कॉपर का कैथोड पे। तो सिंपल हमें इस टाइम दिख गया, करंट दिख गया, तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन को हम सिंपल वे में समझे तो देखो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है टाइम 10 मिनट एंड करंट दिया गया है 1.5 एम्पेयर। हमसे पूछा जा रहा है कि मास डिपॉजिट कितना होगा कैथोड पे Cu का। तो इसमें हमें टाइम दिखाई दे रहा है, करंट दिखाई दे रहा है एंड मास डिपॉजिट पूछा गया है, मतलब कि यहाँ पे मोल का बात चल रहा है। तो हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल डिपॉजिट इनटू n फैक्टर बराबर Q बाय 96,500 कूलम। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 63.5 एंड n फैक्टर कॉपर में Cu+2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। तो n फैक्टर यहाँ पे 2 हो जाएगा। Q जो होता है ये I/T होता है। तो I यहाँ पे दिया गया है 1.5 एम्पेयर, टाइम दिया गया है 10 मिनट। तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 10 × 60 हो जाएगा एंड ये रहा 96,500। अब सिंपल यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा गिवन मास आ जाएगा एंड यही जो होता है ये कैथोड पे डिपॉजिट होगा। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ में जो होता है सेम चार्ज सप्लाई होता है, इसलिए एनोड बराबर कैथोड होता है, मतलब कि सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है कैथोड एंड एनोड के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एनोड है एंड ये कैथोड है, ये गैलेमिक सेल से जोड़ा गया है। तो वही सिंपल ये सेल को सीरीज में जोड़ा गया है। तो ये है CuSO4 का सॉल्यूशन एंड ये है AgNO3 का सॉल्यूशन। बट यहाँ से जो चार्ज सप्लाई होता है वो सेम चार्ज सप्लाई होता है। Cu डिपॉजिट जितना यहाँ पे होगा उतना ही Ag डिपॉजिट इधर होगा। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैथोड बराबर एनोड होगा। फैराडे का जो सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है इसमें होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर डिपॉजिट, मतलब जिसका भी डिपॉजिट पूछा गया होगा, एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट Ag डिपॉजिट। जरूरी नहीं है कि Ag हो या Cu हो, मैं Cu का ली हूँ एंड Ag का एग्जाम्पल ली हूँ। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है मोल इंटू n फैक्टर, यहाँ पे भी लिखेंगे मोल इंटू n फैक्टर। ये हो जाएगा कॉपर के लिए एंड ये हो जाएगा सिल्वर के लिए एंड तो इसको ध्यान रखना, इसी फॉर्मूला पे हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, Cu डिपॉजिट एट कैथोड एंड मोल दिया गया है 1, मतलब कि कैथोड का तो सारा वैल्यू दे दिया गया है। एंड नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि एनोड पे कितना वॉल्यूम होगा O2 का। तो मतलब कि हमें यहाँ पे कैथोड बराबर एनोड करना है। तो सिंपल हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फैराडे का सेकेंड लॉ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड पे एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एनोड पे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है ये n फैक्टर इंटू मोल होता है, ये कैथोड के लिए हो गया एंड एनोड पे भी बराबर ही होता है। इसको सिंपल नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन में हमसे सिंपल पूछा गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है CuSO4 का, तो इसमें 1 मोल Cu जो है ये डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना रिलीज होगा एनोड पे एट STP। तो इसमें सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे, कैथोड बराबर एनोड, फैराडे का सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड के लिए एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एनोड के लिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में क्या लिखते हैं, n इंटू
एन फैक्टर एंड फिर इधर भी लिखेंगे n इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ पे कैथोड पे जो मोल दिया गया है ये 1 दिया गया है एंड कॉपर के लिए n फैक्टर जो होता है ये 2 होता है, तो इधर 2 लिखेंगे क्योंकि Cu+2 होता है। एंड ऑक्सीजन जो होता है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस में बताई थी, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो एन फैक्टर भी यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे से सिंपल मोल आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये n इंटू 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ गया, तो n जो हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। एंड हमें STP पे मोल निकालना आता है, n जो होता है ये गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर होता है एंड ये जो n निकाले हैं ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से गिवन वैल्यू आ जाएगा कि कितना वैल्यू रिलीज़ हुआ है एनोड पे। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो n फैक्टर रट जाना, हाइड्रोजन का 2 होता है, हेलोजन का भी 2 होता है एंड ऑक्सीजन का 4 होता है एंड Zn का जो एटॉमिक वेट होता है ये 65 ग्राम होता है। ये सब एकदम पूरा रट्टा मार लेना। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है